प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास के फिजिक्स में, विद्या क्लासेस में। चलिए ठीक है बच्चों, आज बच्चों आपको याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका, ठीक है, विद्युत धारा वाला। इसमें हमारे बच्चों प्रीवियस में पिछले हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था आपको कि विद्युत धारा क्या होती है, अपवाह वेग क्या होता है, ठीक है। अपवाह वेग और धारा में संबंध बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होती है, ओम के नियम आपको बताया गया था, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक जाएगा बच्चों, वो जाएगा वैद्युत शैल, ठीक है। कौन सा टॉपिक जाएगा बच्चों हमारा? पहला पहला टॉपिक जाएगा वैद्युत शैल। अब बच्चों वैद्युत शैल क्या होता है, वैद्युत शैल क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं वैद्युत शैल के बारे में कि वैद्युत शैल क्या होता है, तो वैद्युत शैल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत शैल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास में, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, हमारे पास में मान लेते हैं कोई बीकर होगा, ठीक है, और इसमें कोई आपका लिक्विड भरा हुआ है, विद्युत अपघट्टी इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं, कहते हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पे ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, या लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें कोई 2 इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए होंगे, ठीक है। मान लेते कोई आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोड होगा ये वाला, ऐसा मान के चल लेते हैं, ठीक है। इससे पूरे पे प्लस का चार्ज होगा, ठीक है। और दूसरा वाला आपका हो जाएगा, दूसरा वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ब्लैक, इसमें लेके चलेंगे यहाँ पे हम, दूसरा आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस पूरे इलेक्ट्रोड पे चार्ज आपका रहेगा माइनस का, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपकी पूरी प्लस की पट्टी बन जाएगी, ये वाली आपकी पूरी माइनस की पट्टी बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं, ये जो आपको होगा इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य विलयन, ठीक है। और इन दोनों को, इसको और इसको कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब बच्चों होता क्या है, वैद्युत शैल हमारी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसा आप देखते होंगे बच्चों, सेल होता है आपका, जो आप घड़ी में लगाते हैं या आप टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाले सेल, जो मोटे वाले सेल होते हैं, उसमें आपने देखा होगा बच्चों केमिकल लगा हुआ होता है। तो जिसकी एनर्जी से हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब सॉरी, जो आपका सेल होता है उसके अंदर जो बल्ब होता है उसको हम यूज कर पाते हैं, उसको हम जला पाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत शैल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। या हम ये कह सकते हैं कि एक वैद्युत शैल एक वह युक्ति होती है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव को बनाए रखती है, ठीक है। तो आप ये बात समझ में आ पा रही होगी आपके। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी शैल में 2 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है और आपका दूसरा विलयन होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। यहाँ तक बात आपके समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत शैल क्या होता है, बता सकते हैं कि वैद्युत शैल वह युक्ति है या वह सिस्टम है, ठीक है, वह सिस्टम है जिसके द्वारा किसी रासायनिक ऊर्जा को, जिसके द्वारा किसी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें 2 चीजें हमारे पास में होती हैं, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा आपका विद्युत अपघट्य विलयन। बात क्लियर होगी बच्चों। इन इलेक्ट्रोड पर ही आपका इस विलयन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है वो जाके स्टोर होता रहता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर एक पोटेंशियल आपको मिल जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जाता है आपका अगला हेडिंग, यहाँ पे अगला हेडिंग आपका जाता है बच्चों यहाँ पे विद्युत, अगला हेडिंग जाएगा आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं EMF, ठीक है। अब ये EMF क्या है, ये अगर आप किसी भी सेल को जैसे भी हमने यहाँ देखा था कि मान लेते हैं कि हमारे पास में सेल था आपके पास में, कि ये अभी देखते हैं यहाँ पे,
ये जैसे आपके पास में सेल आ चुका है ये वाला, इसमें आपको लिक्विड रख देना है, यहाँ पे लिक्विड भर दिया आपने, ठीक है। ये जैसे आपने कोई लिक्विड यहाँ पे डाल दिया है, लिक्विड भर दिया है, और इसमें अगर आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, ये माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे प्लस का चार्ज हो जाएगा, इस पर माइनस का चार्ज हो जाएगा, ठीक, इस पूरे इलेक्ट्रोड पर। तो अगर किसी सेल को हम खुले परिपथ रखते हैं, उसको हम किसी क्लोज सर्किट से कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इससे कोई धारा ना ली जाए, अगर इससे कोई धारा ना ली जाए, मतलब क्या है मेरे कहने का कि अगर मान लेते हैं कि इसको, अगर मान लेते हैं कोई क्लोज सर्किट ना लगाऊं, मान लो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस अप्लाई ना करूं और कोई यहाँ पे एमीटर ना लगाऊं, ठीक है, एमीटर ना लगाऊं, तो अभी इसको आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो इससे कोई करंट वरंट जा रहा हुआ इसमें, इससे कोई करंट वरंट जा रहा होगा इसमें, तो जिससे इस सेल के पोटेंशियल यहाँ पर कम हो जाता है। तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं इसके सिरों पर, इसके सिरों पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, एक विभव वहां पे लगा देते हैं, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक दूसरी स्थिति हमारे पास में ये होगी कि यदि हमारे पास में कोई बीकर है ये वाला, ठीक है, अब इस बीकर में आप ऐसा मान के चल सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे कोई लिक्विड ले लिया है, जिसको यहाँ पे विद्युत भट्टी विलयन बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विद्युत अपघट्टी विलयन आ चुका है आपका ये वाला, ठीक। अब इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए वाले, ठीक है, इस पूरे इलेक्ट्रोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे आपका चार्ज हो जाएगा पूरा का पूरा नेगेटिव, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर आपके पास में ये कोई सेल है और इस सेल पे, ठीक है, जैसे ये माइनस का हो गया, इस सेल पे अगर आप इसको किसी क्लोज सर्किट से कनेक्ट नहीं करते, जैसे आपके पास ये वाला था ना, अगर आप इससे कनेक्ट नहीं करते हैं, उस केस में इसके सिरों पर एक पोटेंशियोमीटर को अप्लाई कर देते हैं, एक विभव मापी लगा देते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको जो रीडिंग देगा बच्चों, वो इस सेल की ईएमएफ को बताता है, कि विद्युत वाहक बल बताता है, क्या बताता है, ईएमएफ बताएगा, ये क्या बताता है, विभव मापी, विभव मापी, ठीक है, क्या बताता है आपको, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। बात समझ आ रही है। लेकिन यदि आपने कोई सेल को आप किसी बाह्य सर्किट से, मतलब किसी बंद सर्किट से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे आप यहाँ पे करंट कोई ले पा रहे होंगे यहाँ से, तो यहाँ से कुछ रीडिंग आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जब आप सेल के सिरों पर एक विभव मापी को लगाते हैं, आपने लगाया विभव मापी, विभव मापी को अगर आप लगाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपको फिर ईएमएफ नहीं मिलता, फिर आपको मिलता है वी यानी कि विभवांतर मिलता है दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है। तो आपके बात समझ में आ पा रही है, बात क्या समझ में आनी है आपके, कि यदि जैसे क्वेश्चन था हमारा कि विद्युत भाग बल क्या होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जब किसी सेल को किसी खुले परिपथ पर रखते हैं, जब किसी सेल को, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये वाला, इस वाले केस में यहाँ देखें आप कि जब किसी सेल को, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, इस तरीके से बना सकते हैं कि माना हमारे पास में ये एक सेल होगा, ठीक है, ये खुले परिपथ पर होगा, ठीक। अब खुले परिपथ पर अगर कोई सेल आपके पास में है और इसके सिरों पर एक विभव मापी को आप लगा देते हैं, यहाँ पर ये विभव मापी आपने लगा दिया, ठीक है, ये क्या आपने लगाया, विभव मापी, विभव मापी आपने लगाया। तो अगर सेल आपका खुले परिपथ पे है, जिस केस में यहाँ से कोई आप धारा नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में विभव मापी लगाने वो सेल पे आपको सीधा सीधा ई मिल जाएगा, ठीक है, ई यानी कि विद्युत भाग बल, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपके। या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बच्चों कि अगर इसको क्लोज कर दिया जाता है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, तो यहाँ से करंट आपका फ्लो होने लगेगा, ठीक है, यहाँ से करंट आपका फ्लो होने लगेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित किया जाता है, आवेश यानी कि स्मॉल क्यू आवेश
प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो सेल द्वारा कुछ ऊर्जा आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, जो हमें बताता है कि सेल का ये विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, या कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं ई बराबर आपका जाएगा डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका, इस सेल का अगर आपको विद्युत वाहक बल बताना है तो सिंपल सी बात, पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल वो होता है जो उसको बताता है कि कितने वोल्ट की वो सेल है, कि 12 वोल्ट की सेल आप यूज कर रहे हैं, 3.2 वोल्ट की सेल यूज कर रहे हैं, 6 वोल्ट की सेल यूज कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उसकी कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा कि जब सेल आपका खुले परिपथ हो, खुले परिपथ मतलब कि इससे कोई धारा ना ली जाए। इस डायग्राम में यहां पर कोई धारा नहीं ली जा रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम इसको यहां पर देख लेते हैं कि कोई धारा अगर यहां पे ये ना ले, ठीक है, ये ना ले धारा, तो उस केस में अगर धारा ना मतलब यहाँ पे नहीं लेते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल का ये विद्युत दाखिल बताता है। ठीक है, लेकिन जैसे धारा ली जाएगी, जैसी धारा ली जाएगी तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि किस सेल का विद्युत दाखिल बल, कि उस सेल में प्रवाहित आवेश और प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या खर्च की गई ऊर्जा, ठीक है, और उस आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत दाखिल बल कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों, इसका मात्रक बन जाएगा आपका जूल बटे कूलम, या इसको सीधा सीधा पढ़ लेते हैं बच्चों वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है आपके। तो सेल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल जब किसी सेल को खुले परिपथ पर रखते हैं या किसी बंद सर्किट से उसका कनेक्शन नहीं करते हैं या किसी बंद परिपथ से उसको नहीं जोड़ा जाता बल्कि सेल को खुले परिपथ पर रखा जाता है या सेल से कोई धारा ना ली जाए, तो उस केस में सेल के सिरों के पर लगाए गए विभवांतर को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो विभवांतर हमने लगाया है वहां पे, जो हमने लगाया यहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युत वाहक बल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा बच्चों अगला टॉपिक जाएगा इसमें टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर क्या है बच्चों आपका, कि दो बिंदुओं के बीच जब किसी सेल को, जैसे भी हमने यहाँ देखा था कि अगर आपके पास में कोई सेल है, ठीक है, आपने ये रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि पॉइंट ए होगा, यहाँ मान के चल लेते हैं, या एक काम करते हैं यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए होगा, और जैसे इसको मिलाते हैं, इसके मिलाने के बाद ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेल से कोई करंट आपका निकलेगा यहाँ से। ठीक, ये आपका सेल का विद्युत दाब बल हो गया ई, बात समझ में आपके, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया आर। ठीक है, तो जब किसी सेल को किसी बंद सर्किट से जोड़ा जाता है, यानी कि उसको क्लोज कर दिया जाता है जिससे उसमें परिपथ में धारा बहने लगे। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे धारा बह रही है। ठीक है, तो जो धारा बह रही होगी, धारा क्या होती है बच्चों, एक तरीके से आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आई होता है वो क्यू अपॉन टी होता है, और जो क्यू होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये पेयर मतलब कनेक्शन है इनमें आपस में, कि धारा वहीं तो होगी जहां आवेश होगा, और आवेश वहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, कि जब किसी सेल को हम किसी बाह्य सर्किट से क्लोज करते हैं, जोड़ते हैं, परिपथ को बंद कर देते हैं जिससे उस परिपथ में धारा बहने लगती है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इन दो बिंदुओं के बीच में हम यहाँ पर विभवांतर बता सकते हैं कि जब सेल के सिरों पर एक वोल्टमीटर अप्लाई किया जाएगा तो वो विभवमापी जो होगा आपका, विभव मापी जो होगा आपका, वो आर के सिरों पर, यानी कि दो पॉइंट जो आपके पास में यहाँ पर है ए और बी, इन दो पॉइंटों पर आपको क्या बताएगा, क्या बताएगा बच्चों, विभवांतर बता देगा, जिसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनल विभवांतर। यानी कि दो बिंदुओं के बीच, किसी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा या व्यय की गई ऊर्जा,
ठीक है। किसी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, बात समझ में आ रही है ना आपके, किसी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि W, ठीक है, और वो आवेश, ठीक है, किसी बंद सर्किट में, किसी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और टर्मिनल विभवांतर को V से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपके? तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब सेल खुले परिपथ होगा, उस केस में, जब सेल आपका खुले परिपथ होगा तो उस केस में क्या होगा कि सेल के सिरों पर लगाया गया विभवांतर E के मान बताता है, विद्युत वाहक बल EMF बताता है। लेकिन यदि आपका सेल बंद है, क्लोज सर्किट में है, धारा बह रही है, धारा ली जा रही है, तो उस केस में सेल के सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या बताता है आपको? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। और इसका मान हमेशा आपका E से कम होगा, तो इसका मात्रक भी क्या जाएगा बच्चों? जूल पर कूलम, ठीक है, या सीधे सीधे इसका मात्रक चला जाता है वोल्ट। बात समझ में आ पा रही है आपके? अगर यहां तक ये वाली बात समझ में आ पा रही है आपके बच्चों, तो इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला हेडिंग जाता है बच्चों यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। क्या जाता है बच्चों आपका अगला हेडिंग? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इसके काफी एग्जाम में आते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अभी क्या होता है कि जैसे अभी आप देख पा रहे थे कि आपके पास में कोई सेल था, ठीक है, ये आपके पास में कोई सेल था। अब इस सेल में यहाँ पे आपने कोई विद्युत अपघट्य विलयन को भर देना है, ठीक है, ये हमने भर दिया विलयन, ठीक है, विलयन भरा जा रहा है अभी बच्चों। ठीक, अब इसके बाद हमने दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए, ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहां लगा दिया, बात समझ आ रही है बच्चों आपके? दूसरा आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये लगा दिया। अब इसमें होगा क्या? इसमें होना है बच्चों ये है कि ये मान लेते हैं कि आपका प्लस वाला होगा और ये वाला मान लेते हैं कि माइनस वाला होगा, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पे किसी बाह्य सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से अगर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दिया, प्लस में यहाँ पे एक एमीटर को लगा दिया, तो अभी होगा क्या बच्चों? तो प्लस से कनेक्ट होने पर हम जानते हैं कि धारा आपकी बहने लगेगी, जो इस सर्किट से होकर जाएगी, एमीटर से होकर जाएगी, जो हमें पता चल जाएगा कितनी इसमें रीडिंग जा रही है। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में अगर बनाया जाए तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि ये माइनस प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे एक रेजिस्टेंस से और एक एमीटर लगा देंगे यहाँ पे ए, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, ठीक है, ये माइनस ए प्लस, ये सेल का विद्युत दाहक बल हो गया, ठीक है, ठीक। तो उस केस में यहाँ पे करंट जा रहा होगा। तो अभी आप देखिए कि जब भी किसी सेल को जोड़ा जाता है किसी बाह्य परिपथ से, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका धारा होती है, जो आपकी धारा होती है, जो आपका करंट होता है, वो हमेशा प्लस वाले हिस्से से चलता है बाहर। सेल के अंदर का जो हिस्सा है उसे बाहर अगर हम देखते हैं तारों में, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है कि जब किसी सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो सेल में बाहर या तारों में जो धारा बहती है वो धनावेश से, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे धनावेश से, है ना, धनावेश से ऋणावेश में बहती है तारों में धारा, ठीक है। तारों में धारा कैसे आ रही है? प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, धनावेश से ऋणावेश जा रही है। परंतु सेल के भीतर क्या हो रहा है? अब चूंकि धारा ऐसे जा रही होगी ना, इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो जब धारा इस तरीके से जाएगी आपकी, तो होगा क्या आपका?
जैसे भी बताया ना कि प्लस तारों में धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। लेकिन धारा तो ऐसे यानी ना, तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड में धारा बह रही है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इस वाले से माइनस से प्लस की ओर, बात समझ में आ रही है आपके, माइनस से प्लस की ओर। तो जब ऐसा केस हो रहा होगा यहाँ पे, तो अब इसमें हम ये कहते हैं, यहाँ पर मानते के चलते हैं कि जो लिक्विड होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं सेल के अंदर उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि आवेश जो धारा होती है आपकी, वो क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और आवेश क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन टी चला जाएगा तो यहाँ पे आपका करंट निकल का जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जब किसी सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो सेल में बाहर जो धारा बहती है बच्चों, वो प्लस से माइनस की तरफ बहती है, लेकिन सेल के अंदर माइनस से प्लस जारी होती है, ठीक है। तो जो सेल के अंदर का हिस्सा है, तो सेल का जो लिक्विड है आपका, ठीक है, वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को कंट्रोल करना, धारा को नियंत्रित करना, ठीक है। तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कोई हम यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके, और बात समझ में आ गई ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा बच्चों आपका कि जब किसी सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो सेल में धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, ठीक है, लेकिन सेल में धारा सेल के अंदर, ठीक है, माइनस से प्लस जाती है, जिसके वजह से सेल के अंदर का जो लिक्विड है, जिसको हम यहाँ पर वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, कहते हैं, वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिस अवरोध को यहाँ पर क्या बोला जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सिंपल सी परिभाषा क्या होगी कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में अवरोध करने वाले को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुने एक बार, किसी सेल के अंदर धारा प्रवाहित होने में सेल के अंदर धारा के अवरोध करने वाले कारक को, धारा के मार्ग में अवरोध करने वाले कारक को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी है बच्चों आपकी। अब डिपेंड करता है, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातों निर्भर करता है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बच्चों आपका। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सेल के आंतरिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की निर्भरता, ठीक है। तो किस किस बात पर निर्भर करता है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, दो इलेक्ट्रोड, जो अभी आपने दो इलेक्ट्रोड लिए थे ना यहाँ पे, ये वाले, ये जो दो इलेक्ट्रोड आपने लिए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमणपाती होता है, बीच की दूरी के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमणपाती। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती आती होता है। मतलब क्या है कि दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रोडों की तो आर का मान भी बढ़ जाएगा, और दूरी घटेगी तो आर का मान भी घट जाएगा, ठीक है। नंबर 2, क्षेत्रफल। नंबर 2, प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल, जो लिक्विड में डूबा हुआ क्षेत्रफल होगा ना प्लेटों का, उसका इलेक्ट्रोडों का, ठीक है, हम उसकी बात करें यहाँ पे।
हम यहाँ पर कह सकते हैं आपका घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती आती होता है। यानी कि प्लेटो जो आपके इलेक्ट्रोड हैं आपके लिक्विड में जितना ज्यादा डूब जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा घोल का या हमारा जो आंतरिक प्रतिरोधक होगा उतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और जितना कम डूबेंगे उसके हिसाब से उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है, मतलब जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से मूवमेंट करेंगे, जिससे उसका प्रतिरोध हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। उसके पास ज्यादा से ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है या सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप दोनों बातों को यहाँ पर बता पाएंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आपको बता दें यहाँ पे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध वह कारक है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा हमारे यहाँ पर ये हो गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोड है आपके घोल में डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि कितना क्षेत्रफल डूब गया कितना नहीं डूबा। ताप पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक देखें हम। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं। अगला हेडिंग होगा हमारा किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर या विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, और स्मॉल आर, इन तीन में संबंध स्थापित करना। ठीक है, ई क्या है आपका, ई आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, ई आपका विद्युत वाहक बल। ठीक, और वी क्या है आपका विभवांतर। ठीक, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे आपका कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस पर जो निर्भर करता है आपको ये बताना होगा कि वैल्यू क्या निर्भर करती है इस पे क्या नहीं करती है। ठीक है, तो अभी इसमें संबंध हमको निकालना है। तो संबंध देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे, संबंध देखने के लिए देखें आप बच्चों आप यहाँ पे, अगर हमारे पास में कोई एक सेल है, ठीक है, देख लेते हैं, हमारे पास एक सेल ये वाला हो जाएगा और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब इस कनेक्शन को, इसको अगर हम किसी बाह्य सर्किट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट मान के चल लेंगे। ठीक है, ये एक कुंजी हो जाएगी, एक सेल की स्विच हो जाएगा जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये देखेंगे यहाँ पर, और साथ में एक यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं आर, करंट को मेजर करने के लिए क्या एमीटर लगाते हैं और साथ में यहाँ पर एक इसको कनेक्शन कर देते हैं। बात समझ में आ रही है आपके बच्चों। अब इसके बाद में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपका ई हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर इसमें, अब इस केस में इसके सिरों पर इसके सिरों पर अगर एक वोल्ट मीटर या विभव मापी लगाया जाए आपका, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक, दूसरा हमारा यहाँ पर जाता है, अगर हमारे पास में दूसरा डायग्राम जाएगा ये वाला इस तरीके से कि अगर आपके पास में यहाँ पर कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कनेक्ट करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे अगर आपके पास जो स्विच है ये वाला जिसको कुंजी के कहते हैं, और इसको फिर हम बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं, इसका जब कनेक्शन इससे किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर जो आपने यहाँ पे ई लिया है, सेल लिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
ये बॉक्स ऐसा इसलिए बनाते हैं कि जो आर है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में कंसिडर किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद में यदि हम यहाँ पर एक व्यू वहां पे लगाते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका व्यू वहां पे, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको देखना है बच्चों कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो जो आपका स्विच है, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये आपकी ए स्थिति होगी, ये वाला आपका बी पार्ट वाली बी स्थिति हो जाएगी आपकी, तो उस केस में क्या होगा। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास में एक सेल है, एक हमारे पास में रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास में एमीटर है, ठीक है, एक हमारे पास में स्विच लगा हुआ है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अभी अगर आप देख पा रहे हो तो ये इससे ओपन है, ये परिपथ आपका पूरा नहीं है। जब परिपथ आपका पूरा नहीं होगा तो उस केस में इस सेल से कोई धारा, यानी कि सेल से आपकी कोई धारा नहीं ली जा रही। तो जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाएगी तो उस केस में आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या चलता है पता, यहाँ पर सीधा सीधा आपको चलता है पता ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल चलता है पता ईएमएफ, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले सर्किट में देखा जाए तो जब इस वाले सर्किट में हम कुंजी के को ऑन कर देते हैं, इसको टच करा देंगे, तो जब टच करा देंगे तो यहां से धारा बहने लगती है और यहाँ पे आपको कोई रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और उस केस में यहां पर क्या होगा बच्चों कि अब सेल के सिरों पर लगाया गया जो विभवमापी था आपका, विभवांतर जो था आपका, वो आपको बताता है दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, यानी कि वी का मान देगा आपको, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ पा रही है, ये हमारा स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल वी हो गया, ये आपका वी हो गया। ये तभी काम करेगा जब आपका सेल पूरा बंद होगा और सेल से धारा ली जा रही होगी, ठीक है। यदि आपके सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही होगी तो उस स्थिति में यहाँ पे हमारे पास कोई रीडिंग नहीं जाएगी। तो उस केस में हमारा जो सेल होगा वो सीधी सीधी रीडिंग देगा भी में ईएमएफ की, विद्युत वाहक बल की, ठीक है। तो ये बात आपको दो समझ में आ चुकी होंगी कि जब किसी सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तो सेल के सिरों पर लगाया गया विभवांतर सीधा सीधा आपको बताता है ई का मान। और यदि किस सेल से धारा ली जा रही है बी स्थिति में यहाँ पर, तो सेल के सिरों पर लगाया गया विभवांतर आपको बताता है मान सीधा सीधा वी का, दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है। अगर ये वाली बात आपके समझ में आ रही है तो हमारे पास जो बी स्थिति है ये वाली डायग्राम की, बी स्थिति जो ये वाली बच्चों है डायग्राम की, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे कि सेल से जब धारा ली जाती है उस बाह्य सर्किट में तो कितनी ऊर्जा सेल द्वारा दी जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W बराबर आपकी जो ऊर्जा दी जाएगी वो E इंटू क्यू जाएगी, आवेश प्रवाहित होगा ना। अगर इसमें देखें आप यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल E है तो सेल से धारा ली जा रही है, तो सेल द्वारा खर्च की गई जो ऊर्जा होगी आपकी वो W बराबर E इंटू क्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके। अब इसके बाद में अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो जो Q की वैल्यू होती है, Q बराबर क्या चला जाएगा आपका IT यानी कि धारा, कितने समय तक धारा बह रही है। तो जैसे वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे तो आपका जाएगा EIT, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। लेकिन ये जो आपकी ऊर्जा सेल के द्वारा खर्च हो रही है वो दो हिस्सों में टूटती है, यानी कि दो जगह खर्च होती है। पहली जो बाह्य प्रतिरोध आपने लगाया गया है, ठीक है, एक कुछ ऊर्जा इसके अंदर खर्च हो जाएगी। दूसरी जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कुछ ऊर्जा इसमें भी खर्च होती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा बच्चों कि हमने अपना मोबाइल चार्ज किया है, उसको 100% पे चार्जिंग करके रख दिया, अब उसको 2 दिन बाद हम उसको यूज कर रहे होते हैं, देखते हैं तो उसमें जो चार्जिंग जाती है आपकी 100% की वजह से, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आप देखते होंगे कि आपको 100% नहीं मिलेगा कभी भी। अगर आप 2 दिन या 3 दिन बाद जाके देखते हैं उसको, फोन को यूज करने के लिए खोलते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो 100% आपका कहीं ना कहीं 1% 2% कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है जो आपने यूज भी नहीं की है फिर वो कहाँ जा रही है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कम हो रही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ पा रही है बच्चों। चलिए, तो अगर यहाँ तक की बात समझ में आ पा रही है आपके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी है सेल के द्वारा दी गई वो दो जगह जा रही है, तो दोनों जगह आपको निकालनी होगी। तो देखते हैं, पहली जो बाह्य प्रतिरोध आपका लगा हुआ है उसमें अगर कितनी जा रही है, तो बाह्य प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R में Q, R में I धारा प्रवाहित करने पर
व्यय ऊर्जा करने पर व्यय ऊर्जा, तो देखिए कितनी ऊर्जा हो जाएगी आपकी, W बराबर वी क्यू, यहाँ पे वी क्यू लेके चल लेंगे। और धारा अगर आप देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू था आपका वो था आपका आई टी, ठीक है। तो जैसे इसमें रखेंगे आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी, W बराबर आपका चला जाएगा ये वी आई टी, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। लेकिन जो आपका इजारा होगा ये बच्चों, ये बाह्य प्रतिरोध में जा रहा है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सटर्नल लिख दीजिए या बाह्य लिख दीजिए, ये बाह्य प्रतिरोध में आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में अगर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या देंगे, यदि सेल का विभव पतन स्मॉल वी से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि स्मॉल वी यानी कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि आंतरिक विभव में कितना परिवर्तन होगा, विभव पतन यानी कि विभव कितना गिर जाएगा, ठीक है। यदि सेल का विभव पतन स्मॉल वी हो तब क्या हो जाएगा, स्मॉल वी बराबर का जाएगा आई आर, ओम के नियम से वी बराबर का आई आर होता है, ठीक है। तब 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 आपका बच्चों क्या हो जाएगा, तब आंतरिक तब आपकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी आंतरिक सेल में, तब W बराबर का जाएगा आंतरिक V और Q चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे इसकी वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो आपका जाएगा आई स्मॉल आर इंटू में, और Q की जगह आपका चला जाएगा आई आर सॉरी आई टी। तो जैसे आई टी रखेंगे वैल्यू आपके बन जाएगी W आंतरिक ठीक है। तो आपकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, आई स्क्वायर आर टी, इसे इक्वेशन नंबर मान के चलेंगे आप 3, ठीक है। क्योंकि पहली आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है, दूसरी यहाँ आ चुकी है, तीसरी आपकी वाली हो चुकी है। तो अब बच्चों क्या होगा इसमें, जो इक्वेशन नंबर 1 है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होगी जो 2 जगह खर्च हो रही है, एक बाह्य में खर्च हो रही है, दूसरे आपकी आंतरिक में खर्च हो रही है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों तो क्या जाएगा आपका, ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी टोटल एनर्जी थी आपकी वो W यानी कि बाह्य कितनी खर्च होगी प्लस आपकी W यानी कि आंतरिक जो ऊर्जा खर्च हुई दोनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी गई थी आपकी ई आई टी, और यहाँ पे वैल्यू आपकी गई थी आपकी वी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे आप, ई आई टी कॉमन ले, यहाँ से देखें आई टी कॉमन आ रहा है आपका और अंदर बजाते वी प्लस के आई आर, ठीक है। तो अगर ये बात आपके समझ में आ रही है आपके बच्चों तो देखिए यहां से आई टी से आई टी एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाता है ई बराबर वी प्लस आई आर, और यहां से वी बराबर क्या आ जाएगा आपका ई माइनस के आई आर। इसे इक्वेशन मान के चलेंगे 4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपके निकल कर आई, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में होंगे बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इसे याद रखेंगे आप, v बराबर ई माइनस आई आर, ठीक है। तो इससे हमें क्या चलता है बता बच्चों, इस इक्वेशन से हमें क्या चलता है बता, तो इससे एक तो बात हमारी क्लियर हो जाती है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी सेल से धारा ली जा रही होगी तो उस केस में समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जो आपका E होता है, जो आपका E है वो हमेशा बड़ा होगा V से, क्योंकि आप देखिए V में V का मान E का तब बराबर जब E में से कुछ घट गया, जब E में से वैल्यू कुछ कम हो गई तब जाके ये V के बराबर हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो E का मान होगा वो आपका V से बड़ा होगा जब धारा इससे ली जा रही होगी, ठीक है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये पहला हो गया, दूसरा क्या कह सकते हैं, यदि सेल से कोई धारा ना
ली जाए। जब धारा नहीं ली जाएगी तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से ये आई आर खत्म हो जाएगा, तो उस केस में सीधा सीधा वी बराबर क्या हो जाएगा आपका ई। ठीक है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि यदि यहां पर अगर आपको याद आ रहा हो, इसमें बताया गया था आपको कि यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो उस केस में आपको सेल के सिरों पर लगाया गया विभवांतर आप ई कमांड बताता है। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर आ गया कि धारा नहीं ली जा रही तो वी बराबर ई हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सेल से धारा ली जा रही है सर्किट में तब उस केस में ई का मान बड़ा होगा वी के मान से। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ तक क्लियर होगी। अगर यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई है तो समीकरण 4 से देखेंगे बच्चों। समीकरण 4 से ओम का नियम क्या कहता है आपका, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आपका आता है आई आर। इसको रख के चलेंगे समीकरण 4 में, तो जहां कहा समीकरण आपके 4 वहां रख देंगे आई आर बराबर ई माइनस के आई आर आ जाएगा इधर, ये वाला हिस्सा चला जाएगा इधर, तो आपका बन जाएगा आई आर प्लस के आई स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई, और यहाँ से आपका आई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका आर प्लस स्मॉल आर और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई। ठीक है, और आई बराबर कितना जाएगा, ई अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये एक फॉर्मूला बन गया धारा निकालने के लिए। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 5 मान के चल लेंगे। ठीक, पुनः एक बार फिर से देखेंगे, पुनः समीकरण 4 से, समीकरण 4 देखेंगे क्या आई थी आपकी, ई वी बराबर ई माइनस के आई आर। ठीक है, अब यहां से अगर आप वैल्यू देखें तो यहां से आप पहले आई आर को निकालें, आई आर इधर जाएगा आपका और आपका जाएगा ई माइनस के वी, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और वी उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहां से अगर आर को देख लेते हैं तो ई माइनस के वी अपॉन आई चला जाएगा, और अभी आपने पढ़ाया ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आपका जाता है आई आर, और यहाँ से अगर आई को निकालते हो तो वी अपॉन आर जाएगा, इस वाले आई के मान को यहाँ रखा जाएगा, तो जैसे ही मान को रखते हो तो बन जाता है आपका ई माइनस के वी अपॉन में वी अपॉन आर, और आर चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा आपका आर इंटू में ई माइनस के वी अपॉन वी। इसको अगर दोनों के बटे में अलग अलग लिख लेते हैं तब की वैल्यू बन जाएगी क्या, आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि वी से वी कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां से आपका एक आंतरिक प्रतिरोध के फॉर्मूला ये वाला बन गया, इसे क्वेश्चन नंबर 6 मान लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले बने हैं बच्चों, इसको ध्यान से देख के चलेंगे आप, ये नोट करने हैं आपको, इनसे क्वेश्चन हमारे होंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक बात आपके पास समझ में आ चुकी होगी। अब बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख के चलेंगे, क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, पहला सवाल तो ये है बच्चों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपको दिखा रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी बार बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, 15 में, 16 में, 18 में, 22 में, और वहां पर भी देखो सवाल ये आया हुआ है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कि सेल के अंदर का वह कारक जो सेल के अंदर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, ये रहा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता कि प्लेटों के बीच में, कि प्लेट कितनी डूबी हुई किसी लिक्विड में। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोड जो हमारा था, तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लस माइनस वाले, किसी लिक्विड में कितने डूबे हुए हैं कितने नहीं डूबे हुए हैं उसके ताप पर निर्भर करता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो ये आपको वहां से पीछे से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको बोला है सवाल में कि एक सेल से 0.5 एम्पीयर की धारा, एक सेल से 0.5 एम्पीयर की धारा लेने पर उसका विभवांतर हो जाता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, और 1 एम्पीयर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का विद्युत धारा बताना है, यानी कि सेल
का विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध वही रहेगा। अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 बार आया है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अगर इसका डायग्राम बनाया तो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा कि मान लेते हैं पहले हमारे पास में एक सेल होगा, इसके बाद इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हमने इसमें एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, क्योंकि करंट कोई तो यूज करेगा ना, और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया ए, ठीक। अब इसको इस तरीके से बंद कर दिया यहाँ पे, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये माइनस ए प्लस, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, विभव मापी को, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि धारा जा रही है यहाँ से, ये अगर आपका आर है, ठीक। तो कहना क्या चाह रहा है आपसे, पहली स्थिति आपसे ये कहना चाह रहा है आपसे कि जब, पहली स्थिति में कहना चाह रहा है कि जब आपका करंट 0.5 एम्पियर था, मतलब ये कुछ तो रहा होगा ना, ये जब आपका करंट 0.5 एम्पियर था, ठीक है, तब उस केस में विभवांतर जो था आपका, यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर निकल के आएगा V1 वैल्यू, वो 1.8 वोल्ट निकल कर जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है आपके। दूसरा इसने आपसे कहा है कि यदि करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, ये 1 एम्पियर दे रखा है ना आपको, तो अगर हम करंट की वैल्यू को I2 बराबर अगर मैं 1 एम्पियर कर देता हूं, ठीक है, तो उस केस में यहां पर विभव आपका गिर हो जाता है V2 बराबर 1.6 वोल्ट, ठीक है। तो उस केस में ना तो E बदला ना ही R बदला, केवल इस क्वेश्चन में हमारा करंट बदला, करंट बदलने से आपका यहाँ पर V बदल गया था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, दो चीजें बतानी है आपको, एक तो बताना है स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा आपको बताना है A कितना होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, जब जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो हमारे लिए अभी एक फॉर्मूला आया था, इक्वेशन नंबर 4 निकल के आया था। इक्वेशन नंबर 4 क्या आई थी बच्चों निकल के, क्या फॉर्म, V बराबर E माइनस की IR निकल के आया था से। तो पहली स्थिति में देखते हैं, यहाँ पे पहली स्थिति में बच्चों क्या जाएगा आपका, पहली स्थिति में आपका जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी आपकी 1.8, यानी कि अगर इसको V1 मान के चलते हैं, E माइनस के I1 हो जाएगा और ये आपका R हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखा जाएगा तो वैल्यू जाएगी 1.8 E माइनस के 0.5 R, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। और दूसरी इक्वेशन अगर देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरी आपकी चली जाएगी इसी फॉर्मूले से, यहाँ पे V2 बराबर E माइनस के माइनस I2R, ठीक है। तो वैल्यू रखी जाएगी 1.6 E माइनस 1 इंटू R, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है आपके बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर समीकरण 1 माइनस 2 कर देना है। अब यहां से देखें 1.8 में से जब 1.6 जाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, 0.2 बचेगी, ई में से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस का 0.5 R जाएगा और ये प्लस का 1 R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 R हो जाएगा। अब जब इस वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे, तो 1 R में से 1 R में से जब 0.5 जाएगा तो आपको कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू 0.5 R बच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है आपके, तो उसके बाद देखिए R बराबर कितना जाएगा, 0.2 अपॉन 0.5, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हट वैल्यू कितनी आएगी 2/5, और R की वैल्यू कितनी जाएगी 0.4, 520 हो जाएगा ना। तो इतना ओम आपका ये रेजिस्टेंस निकल कर जाएगा, यानी कि R का मान आपका आ गया। पूछा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये वाला, ठीक है। अगर ये वाली बात समझ में आ चुकी है आपके, तो इसके बाद इस वैल्यू को आप कोई सी इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो मैं इस वाली वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूं, किस में रख दूं मैं इसे, समीकरण 2 में। अब जैसे ही 2 में रखते हैं वैल्यू को इसे, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, तो देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस के 1 इंटू 0.4,
तो वैल्यू कितनी 0.5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका जाएगा E बराबर 1.6 प्लस के 0.4, तो वैल्यू टोटल कितनी जाएगी 2.0 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों इसका हमने इसका आंसर स्मॉल आर का बता दिया, स्मॉल आर भी बता दिया, और हमने इसका आंसर में हमने कैपिटल ए भी बता दिया। ठीक है, तो अब ये ध्यान देंगे कि जब सेल से धारा ली जाएगी तो उस केस में V का मान आएगा यहाँ पे, जब सेल से धारा नहीं ली जाएगी तो उस केस में यहाँ पर E का मान आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगले सवाल में क्या कहता है आपसे, अगले सवाल में कहता है आपसे कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 3 ओम। ठीक है, बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है यदि परिपथ में धारा I बराबर आपको बोला 0.5 एम्पियर से जुड़े, तो प्रतिरोध का मान बताना है, यानी कि आपको बताना है R की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है R का मान कितना होगा। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला अभी आया था हमारा, I बराबर E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, तो वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है, E का मान कितना है 12, ठीक, R हमको निकालना है, और ये स्मॉल आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी, जब इसकी गुना की जाएगी यहाँ पे, एक तो आप इसको काम कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको हटा के यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 10 आ जाएगा, इसको काटे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बच जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर आपका जाएगा यहाँ पे 12/r प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 दूनी 24 बराबर r प्लस के 3 जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो आपका कितना होगा 24 माइनस के 3, यानी कि r बराबर कितना आ गया 21 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपके बच्चों? चलिए, ये वाला सवाल भी हो चुका है। अब अगला सवाल और देख लेते हैं। अब अगले सवाल में क्या कहता है बच्चों आपसे, अगले सवाल में आपसे कहते हैं कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी कि E आपको दे दिया 5 वोल्ट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, यानी कि स्मॉल आर, ठीक है 2 ओम है, एक भारी प्रतिरोध से जुड़ा है, और परिपथ में धारा कितनी जा रही है 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.4, I बराबर आपका हो गया 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टता बतानी है, यानी कि कैपिटल V बताना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या था यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4, जो अभी जो निकल के आई थी हमारी, V बराबर E माइनस के IR। तो जैसे यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 5 माइनस के I की वैल्यू 0.4 इंटू में 2 चला जाएगा, तो V बराबर 5 माइनस 4 दूनी 8, यानी 0.8 हो गया। अब 5 में से जब 0.8 जाएगा बच्चों तो कितनी वैल्यू बचेगी 4.2 वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब चेक करो कि कौन से जा रहा है, 4 से जा रहा है ना, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका ये 4th पार्ट होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं। अरे ये क्या हो बच्चों, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है कि आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।